morning, students. As the heading indicates, in this session we are going to discuss about tricks of chemistry for solving questions in IIT and NET objectives. So without wasting our time, let's start the session. प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जैसे आप नंबर ऑफ ट्रिक्स सीखेंगे केमिस्ट्री के, जिससे आप आराम से आईटी और नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. एंड अगर आपको अच्छा लगे, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विथ ट्रिक्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन. आप नंबर ऑफ ट्रिक्स जानते होंगे, रूल्स जानते हैं आप, तो कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल. बट आज मैं आपको जो ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है और कहीं भी गलत नहीं होगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट, काउंट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन स्पीसीज. सेकेंड पॉइंट, if total valence electron is less than or equal to 8, then divide by 2. If it is greater than 8, then divide by 8. For 2, hybridization will be sp. और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp होगा तो इसका जो ज्योमेट्री होगा वो कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा. अगर 3 के लिए बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp2 के लिए स्क्वायर प्लेनर. अगर 4 के लिए बात करें तो sp3 और sp3 के लिए आप क्या लिखेंगे, टेट्राहेड्रल. 5 के लिए sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. 6 के लिए sp3d2, ये क्या हो जाएगा आपका, ऑक्टाहेड्रल. और अगर 7 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका sp3d3, दैट इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल. हम कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं, जैसे हमें ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये जो ट्रिक दिया गया है उसको अप्लाई कैसे करना है. जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं. हम लोग सब जानते हैं CH4 दैट मीन्स मीथेन. अब हम इसका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इसका हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे. तो आप रूल से कैलकुलेट कीजिए एंड देन आप ट्रिक से कैलकुलेट कीजिए, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सेम होगा. मैं ट्रिक से कैलकुलेट करता हूँ. कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4. हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 एंड दैट 4 हाइड्रोजन, इट विल बी 4. देन द टोटल वैल्यू विल बी 8. और 8 के इक्विवेलेंट होगा तो आप इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा. 2 से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्टेंट आपका 4 आएगा. और 4 के लिए आप लिखते हैं sp3. दैट मीन्स आप यहाँ कह रहे हो कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये ज्योमेट्री कौन सा शो करने वाला है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करने वाला है. आप इसको नोट कीजिए. मैं आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स दूंगा और अभी मैं आपको बताऊंगा आईटी और मेडिकल्स में भी आए हुए क्वेश्चंस को हम कैसे इसकी हेल्प से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, देखिए मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूँ, लाइक PCl5 का मुझे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, ज्योमेट्री बतानी है इसकी. तो PCl5, फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 एंड क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 into 5, then the total value will be 40. It will be greater than 8, so divide by 8. 8 5 is 40. तो 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बाबू, sp3d. और sp3d का ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, लाइक SO2 इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है मुझे. तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6, तो 6 2 12 एंड 6 18 को किससे डिवाइड कीजिए, 8 से डिवाइड कीजिए. तो 8 2 16, रिमेनिंग कितना बचा, 2 बचा. अब आप इसको 8 से डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो 2 से डिवाइड कीजिए. 2 1 2. अब टोटल एग्रीगेट वैल्यू कितना आया हमारे पास, 3 आया. तो 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे, sp2. दैट मीन्स आप यहाँ कहोगे ट्राइगोनल प्लेनर. क्लियर. अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आईआईटी के, जैसे ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने जो बनाया उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है या नहीं आता है. तो अभी मैं जो क्वेश्चन देने वाला हूँ ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है. ये आईआईटी 2011 में क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन of
ऑर्बिटल्स ऑफ n atom in NO3 minus, NO2 plus and NH4 plus is। इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ऑप्शन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इसका सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है sp2, sp3 एंड sp। सेकंड ऑप्शन की बात करें, बी की बात करें तो sp, sp2, sp3। थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन की बात करते हैं तो sp, sp2, sp3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज sp2, sp एंड sp3। तो बच्चों इसका आंसर अभी हम सॉल्व करके देंगे। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है NO3 माइनस, ये IT 2011 का क्वेश्चन है, 2011 मेंस। तो NO3 माइनस की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 6 3 18 और नेगेटिव चार्ज है तो आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे। तो आपने जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये कितना हो गया आपका 24 और 24 को आपको किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो 8 3 24। तो 3 के लिए क्या आ गया आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2। दैट मीन आपके बी और सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब सेकंड देखते हैं NO2 प्लस की बात करते हैं। NO2 प्लस की बात करें तो आपने कहा नाइट्रोजन का 5 प्लस ऑक्सीजन का 6 2 12 और पॉजिटिव चार्ज है तो -1, दैट इज कितना हो जाएगा 16। 16 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 16। 2 के लिए आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर का कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। और अगर आप NH4 प्लस को कैलकुलेट करते हैं तो देख लीजिए बच्चों, नाइट्रोजन का 5 प्लस हाइड्रोजन का 4 और पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया आपका 8। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8 और 4 के लिए आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज sp3, ये आपका sp3 होता है। क्लियर। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगी और किस तरीके से पूछता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन पूछा है आपके IIT 2011 में ही। IIT 2011 में आपसे पूछा है IF7। IF7 का आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्योमेट्री बताइए, ज्योमेट्री IF7। तो पहले हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से हम इसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें, IF7 दे ऑल बिलोंग्स टू हैलोजन फैमिली। दैट मीन्स अगर आप जोड़िएगा तो 7 प्लस 7 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका 56। 56 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 56 और 7 के लिए आपका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा दैट इज sp3d3 और ज्योमेट्री हो जाएगी, सॉरी ज्योमेट्री हो जाएगी पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल आपकी ज्योमेट्री हो जाएगी। क्लियर, ठीक। तो ये भी आपके IIT 2011 में क्वेश्चन पूछा था। अब देखिएगा बच्चों, अब अगर ये मैंने होल मॉलिक्यूल का बताया, अब अगर क्वेश्चन मुझसे पूछ दे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, किसी पर्टिकुलर पोजीशन का अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तब आपको क्या करना है, उस केस में आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करने हैं। बेसिकली आपसे जब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में पूछता है तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आप काउंट कीजिएगा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की हेल्प से आप वहाँ का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। लाइक एक क्वेश्चन लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें मुझे इन तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो मुझे सिर्फ काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो 4 सिग्मा, इसमें बात करूं तो 2 सिग्मा और इसमें भी बात करूं तो 2 सिग्मा, है ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। क्लियर। यही सेम चीज आपको हो सकता है लाइन डायग्राम के केस में आपको कोई साइक्लिक कंपाउंड में दे दे, लाइक दिस। आपसे कहा इस कार्बन और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन एक हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है जो सिग्मा बॉन्ड कंटेन करता है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितने हो गए, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2।
अगर यहाँ की बात करें तो ये मिथाइल है और ये आपके 2 बॉन्ड है जो रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल 4 सिग्मा और 4 सिग्मा के अकॉर्डिंग यहाँ का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्लियर? आई होप अब आपका केमिस्ट्री में फर्स्ट ट्रिक जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्लियर होगा। अब इस हाइब्रिडाइजेशन से उठने वाले और भी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से उठने वाले और भी क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो एक तो डायरेक्ट आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ज्योमेट्री, इसका क्वेश्चन आता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ लोन पेयर। देन आप बात करते हैं इसमें बॉन्ड एंगल की एंड फाइनली आप बात करते हैं इसमें शेप की, जो आप वेस्पर थ्योरी से पढ़ते थे। तो नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड एंगल एंड शेप। अगर आप नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना नहीं सीखेगा तो आपको बॉन्ड एंगल और शेप में दिक्कत होगी। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना। नंबर ऑफ लोन पेयर की जगह हम कह सकते हैं शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ लोन पेयर दो तरीके से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एटम के केस में। एटम के लिए हम क्या करेंगे? तो एटम के लिए आपको क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंसी ऑफ दैट एटम डिवाइडेड बाय 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम माइनस वैलेंसी ऑफ दैट एटम डिवाइडेड बाय 2। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं ऑक्सीजन कंसीडर करूं तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। वैलेंसी कितनी होती है, 2 डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर। एग्जैक्टली इसी तरीके से किसी हेलोजन की बात करते हैं, लाइक क्लोरीन। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7। वैलेंसी क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ गया आपका, 3 आ गया। अब सेकंड अगर बात करें तो फॉर मॉलिक्यूल और कंपाउंड, अगर मॉलिक्यूल के केस में देगा तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपका सेम होगा, थोड़ा सा अंतर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम डिवाइडेड बाय 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम डिवाइडेड बाय 2। ये देख लीजिए बच्चों, लाइक आपसे क्वेश्चन पूछ दिया सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सॉरी सल्फर के कितने लोन पेयर कंटेन कर रहा है सल्फर। तो उस केस में क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, दैट मीन्स सल्फर हमारा सेंट्रल एटम हुआ तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6 माइनस वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, देन 2 2 जा 4 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1। दैट मीन्स इन SO2 सल्फर कंटेन्स 1 लोन पेयर। दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एक आईआईटी में एक बार क्वेश्चन पूछा था, आईआईटी के क्वेश्चंस की बात करते हैं। आईआईटी में एक बार क्वेश्चन पूछा XeF4, XeF6 एंड XeF2 में जेनन पे लोन पेयर का नंबर बताना था आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो चलो बच्चों जरा इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो इस केस में अगर मैं बात कर रहा हूँ XeF4 की बात कर रहा हूँ, तो जेनन हो गया इसमें सेंट्रल एटम, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 माइनस फ्लोरीन हो गया सराउंडिंग एलिमेंट, तो सराउंडिंग एटम का वैलेंसी कितना, 1 1 इंटू 4 4 डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स रिजल्टेंट विल बी 2 ओनली। XeF6 जेनन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन की वैलेंसी 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो XeF6 में जेनन के ऊपर 1 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। जब XeF2 की बात करेंगे तो क्या होगा, जेनन 8 फ्लोरीन 2 डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स टोटल वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपने कहा कि XeF2, XeF4 और XeF6 में, XeF2 में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 3, XeF4 में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 2 और XeF6 में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 1 प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा था टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ओवर जेनन। क्लियर? अब देखिएगा कैसे आप इसका कैसे आप इसका यूज कीजिएगा, किस केस में, अपने शेप को डिस्क्राइब करने में, है ना, और दूसरा बॉन्ड एंगल के लिए। तो सबसे पहले हम लोग वेस्पर थ्योरी के हेल्प से, ये थोड़ा सा हम लोगों को अजीब भी लगता है, डर भी लगता है, लेकिन बहुत आसान है। इस थ्योरी के हेल्प से
हम लोग हमेशा अपना शेप कैलकुलेट करते थे। अभी मैं आपको एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना है। ये ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप किसी का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? आपने क्या किया? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट किया। सेकंड नंबर आप क्या करोगे? आप वहीं पे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट करोगे। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। जब आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लें, जब आप लोन पेयर कैलकुलेट कर लें सेंट्रल एटम पे, तो आपको क्या करना है? इरेज द नंबर ऑफ बॉन्ड फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लोन पेयर। समझिए ये बात बच्चों, मैंने क्या बोला? वेस्पर थ्योरी में आप क्या निकालना जा रहे हैं? आपको कैलकुलेट करना है शेप। शेप को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे आपको वहाँ ज्योमेट्री मिल जाएगी। उसके बाद आपको उसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं, एंड देन फाइनली जितने नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट होंगे उतना आपको क्या करते जाना है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स को वहाँ से इरेज करते जाना है, ठीक है? जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करूँ CH4, क्लियर? तो CH4 का अभी अभी हम लोगों ने हाइब्रिडेशन निकाला था, हाइब्रिडेशन आया था sp3। sp3 इसका मतलब इसकी जो ज्योमेट्री होगी दैट इज टेट्राहेड्रल। और जब मैं बात करता हूँ इस पे नंबर ऑफ लोन पेयर की, तो इस पे नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हो तो जो ज्योमेट्री होगी वही आपके मॉलिक्यूल का शेप होगा, क्लियर? लेकिन जब मैं बात करूं NH3 की, ठीक है, अमोनिया की बात कर रहा हूं, आप इसका हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कीजिएगा, आपको sp3 मिलेगा, ठीक है? sp3 के हिसाब से इसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, क्लियर? अगर आप इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं तो आप देखिए, नंबर ऑफ लोन पेयर में करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 5 माइनस वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम 3 डिवाइडेड बाई 2, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे आएगा 1 बच्चों। अब अगर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे 1 आया है तो आपने कहा कि टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, है ना? और टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है आपके पास? 1। तो आप इसमें से कोई एक बॉन्ड डिलीट कर दीजिए। मैं ये बॉन्ड इरेज कर रहा हूँ, मैं ये बॉन्ड इरेज कर रहा हूँ। मैंने इस बॉन्ड को क्या कर दिया? इरेज कर दिया। अगर मैंने इस बॉन्ड को इरेज कर दिया तो आप खुद देखिए बच्चों, ये जो ज्योमेट्री बन के ये जो शेप आया है, ये शेप कैसा है? इस शेप को क्या मैं लिख सकता हूँ? पिरामिडल शेप, है ना? तो NH3 का शेप कैसा हो गया? पिरामिडल शेप हो गया। अब एक एग्जांपल और कैलकुलेट कर लेते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। एक एग्जांपल और हम लोग कंसीडर करते हैं, लाइक H2O। H2O कंसीडर कीजिए। जब आप H2O को कैलकुलेट कीजिएगा तब भी आपका हाइब्रिडेशन sp3 आएगा। sp3 दैट मीन्स इसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो टेट्राहेड्रल ही होनी चाहिए। नंबर ऑफ लोन पेयर अगर आप कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन पे तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 2 मिलेंगे। और अगर 2 लोन पेयर मिला तो आपको ज्योमेट्री में से क्या करना है? कोई भी 2 बॉन्ड इरेज करने हैं। जैसे मैं यहाँ से ये 2 बॉन्ड इरेज कर रहा हूँ, और अगर मैंने ये 2 बॉन्ड इरेज किए हैं तो आई थिंक मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसको मैं कह सकता हूँ बेंड, वी शेप्ड और एंगुलर। आप इसको बेंट भी बोल सकते हैं, आप इसको वी शेप भी बोल सकते हैं, और आप इसको एंगुलर भी बोल सकते हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसके बेस पे आप बता सकते हैं कि किसकी क्या ज्योमेट्री होनी चाहिए, ठीक है? किसका क्या शेप होना चाहिए। ज्योमेट्री भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप शेप को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर? इसमें हम अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखिएगा क्वेश्चन बच्चों, ये IIT 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। IIT 2004 में क्या क्वेश्चन पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर? दैट मीन्स आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपको क्या ढूंढना है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ढूंढना है। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है BF4 नेगेटिव,
ऑप्शन नंबर बी SF4, ऑप्शन नंबर सी NiCN का होल 4 2 माइनस, एंड ऑप्शन नंबर डी इट विल बी XCF4। क्लियर? अब देखिए, अब आपको इसमें क्या करना है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम लोग SF4 से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना हाइब्रिडाइजेशन SF4 से। तो SF4 को कैलकुलेट करते हैं। सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस फ्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 34। 34 को आप किससे डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, है ना। तो 8 4 जा 32, रिमेनिंग 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। आपने कहा टोटल जो एग्रीगेट वैल्यू है वो हमारे पास 5 है। दैट मीन्स जो हाइब्रिडाइजेशन होगा SF4 का वो हो जाएगा sp3d, और sp3d के केस में कभी भी आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, जेनन टेट्राफ्लोराइड XCF4। जेनन टेट्राफ्लोराइड में जेनन हो जाएगा 8 प्लस फ्लोरीन कितना हो जाएगा 28, 28 प्लस 8 दैट मीन्स 36। 36 को कैसे डिवाइड कीजिएगा, 8 से डिवाइड कीजिएगा, तो 8 4 सा 32, रिमेनिंग 4, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, टोटल वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। दैट मीन्स इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 है, और अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ये ऑप्शन नंबर सी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अकॉर्डिंग इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है DsP2, और DsP2 का जो ज्योमेट्री होता है दैट इज स्क्वायर प्लेनर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। और अगर आप BF4 माइनस को कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करके देख लीजिए बच्चों, इसका हाइब्रिडेशन sp3 आएगा, और sp3 हाइब्रिडेशन आने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री होगी, इसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज टेट्राहेड्रल इन नेचर। क्लियर? चलिए, अब यहाँ तक आ गए हैं तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं आपको इसी में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक ट्रिक देता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग का भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं इसमें। फॉर कोऑर्डिनेट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक्स फॉर कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए देखिएगा बच्चों, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ट्रिक है तो शॉर्ट में ही चलेंगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है, या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है। या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो दो प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ अटैच हो सकता है वीक लिगेंड के साथ अटैच हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के भी केस में चले तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ अटैचमेंट हो या वीक लिगेंड के साथ अटैचमेंट हो, है ना। तो आपने कहा सर हम कैसे जानेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा वीक लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में मैं आपको बता दे रहा हूँ CN CO NO। 90% केस में आप इन्हीं को कंसीडर कीजिएगा, और आप कंसीडर कर सकते हैं किसको, मल्टीडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट नहीं, मल्टीडेंटेट लिगेंड। मतलब मोनोडेंटेट को छोड़ने के बाद मैं कह रहा हूँ कि आप बाकी को स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये किलेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा DsP2। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वीक लिगेंड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर वीक लिगेंड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करूँगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, अगर किसी सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर 24 है या उससे कम है, अगर 24 है या 24 से कम है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में चाहे वीक लिगेंड ही क्यों ना हो, आपको ट्रीट करके चलना है लाइक स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का ही आंसर आएगा। लाइक अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो आंसर DsP2 होगा, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो आंसर D2sp3 होगा।
अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए बच्चों, जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा K4 FeCN का होल 6। हटाओ, आपको ये K4 है या प्लस है या माइनस है, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको सबसे पहले किससे मतलब है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, लिगेंड स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब इसका आंसर D2sp3 होगा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में बात करें तो लाइक हम लोग कंसिडर कर लेते हैं CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 Cl2। अगर आप इसको कंसिडर कीजिएगा, CONH3 का होल 6 Cl2 कंसिडर कीजिएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसा लिगेंड? वीक लिगेंड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर करें हम लोग। अगर नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर करें तो आपने कहा कि लाइक अभी जो एग्जांपल हम लोगों ने कंसिडर किया था NiCN का होल 4 2-, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग, देन द आंसर विल बी DSP2। अगर आपको यही इसी में क्वेश्चन दे दें लाइक NiCl4 2-, अगर आपको ये क्वेश्चन दे दें NiCl4 2-, देन द आंसर विल बी sp3। ठीक है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस है जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जिसमें से एक एक्सेप्शन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत फ्रिक्वेंटली मिलता है ये। अगर आपका कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और ये X- के साथ, SCN- के साथ और N3- के साथ अटैच हो, तो ये फॉर्म करेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स ये सबका सब बिहेव करेगा वीक लिगेंड की तरह। लेकिन अगर ये रिमेनिंग किसी के भी साथ हो, बाकी बचे हुए किसी के भी साथ हो, तो उस केस में ये फॉर्म करेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इनर ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स का मतलब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं जो हम लोगों ने कहा। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं क्रोमियम CrCN का होल 6 और यहाँ आपको दे दे रहा है K3। ठीक है, तो यहाँ आपको ये नहीं दिखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दूं D2sp3, है ना, D2sp3। ये यहाँ तो फिट बैठ गया, लेकिन इसी क्वेश्चन को बदल दे रहा हूँ मैं, K3CrCl6 ये दिया है मैंने, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ये वीक लिगेंड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या देखना है? आपको देखना है एटॉमिक नंबर भी। तो आप अपने दिमाग में रखिएगा एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 24। और अगर 24 या 24 से कम हो और उसके इसमें वीक लिगेंड हो, तब भी वो किस तरीके से बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा D2sp3, ना कि sp3d2। क्लियर है? कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, बाकी आप आराम से क्वेश्चन बना लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस को और ध्यान में देखते हैं। सेकंड ट्रिक की बात करें अगर हम अपने, तो सेकंड ट्रिक की बात करें तो आपको क्वेश्चन पूछता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, जब मैग्नेटिक मोमेंट को क्वेश्चन पूछता है तो आपके दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आता है √N+2 Bm, बोर मैग्नेटॉन, है ना। एक तो आप इसको सॉल्व करके बना सकते हैं। N = होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक तो आप इसको सॉल्व कर सकते बना सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसी क्वेश्चन को ट्रिक से बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 0.8। लाइक अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 5.8। ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये लगभग बता रहा हूँ, 5.8 आपका आंसर आएगा। अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज 4.8 वैल्यू आएगी। ठीक है, एक तो ये याद रखना है आपको। दूसरा इसमें ये पॉइंट याद रखना है कि अगर आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है देन योर
मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर दैन 1.5, ठीक है 1.5। तो 2 एम्पियर के इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू किससे ज़्यादा होनी चाहिए 2.5 से। अगर 3 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू किससे ज़्यादा होनी चाहिए 3.5 से, ठीक है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं और क्वेश्चन में पूछूं अ कंपाउंड हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट 4.20 bm कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन द वैल्यू विल बी 3। यहाँ पे आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 4.5, द वैल्यू विल बी लेस देन 4.5, सो द आंसर इज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? थर्ड ट्रिक की बात करें, थर्ड ट्रिक इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जो अभी मैं बताने जा रहा हूं दैट इज फॉर डाई एटॉमिक के लिए, ये सिर्फ डाई एटॉमिक के लिए है। डाई एटॉमिक के लिए अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है NB माइनस Na/2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर, ये आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पूरा MOT बनाना पड़ेगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है 8 से लेके 20 तक का ये लिखना है सीरीज, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 14 के नीचे आप क्या लिखेगा 3 लिखेगा। और ये जो हमने 8 9 10 11 12 13 14 लिखा है ये दरअसल क्या है सम ऑफ एटॉमिक नंबर, सम ऑफ एटॉमिक नंबर। और जैसे जैसे आप लेफ्ट या राइट जाइएगा तो आपको सब्सट्रैक्ट करना है 0.5। क्लियर? तो 15 के लिए क्या हो जाएगा 2.5, 16 के लिए क्या हो जाएगा 2, 17 के लिए हो जाएगा 1.5। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लाइक N2, मुझे N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 7 2 14, 14 के नीचे क्या है 3। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप निकालिए NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 7 15 और 15 माइनस 1 14, 14 के अकॉर्डिंग 3 आया। आपने कहा O2 पॉजिटिव का निकालते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 2 16, 16 माइनस 1 15 और 15 का वैल्यू आएगा 2.5। क्लियर? CO कार्बन 4 ऑक्सीजन 8, सॉरी कार्बन 6 ऑक्सीजन 8, 8 एंड 6 14, 14 का 3 हो जाएगा आपका, ठीक। आप N2 पॉजिटिव का निकालना चाहते हैं, N2 नेगेटिव का निकालना चाहते हैं, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव का निकालना चाहते हैं, ऑक्सीजन नेगेटिव का निकालना चाहते हैं, आप सबका बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे तो आपका आंसर बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग आता रहेगा। अब बॉन्ड ऑर्डर से क्या क्या चीज़ें रिलेटेड हैं, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेशन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिलेटेड है। तो बॉन्ड ऑर्डर से आपका रिलेशन किन चीज़ों का है, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेशन आपके बॉन्ड लेंथ का है और बॉन्ड स्ट्रेंथ का है। देखिए bond order is inversely proportional to bond length and bond length is inversely proportional to bond strength। तो क्या मैं कह सकता हूं कि bond order is directly proportional to bond strength, है ना बच्चों। तो आप यहां से बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हैं, आप बॉन्ड लेंथ का भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बॉन्ड लेंथ के साथ साथ आप यहां से बॉन्ड स्ट्रेंथ के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के ट्रिक्स के लिए मैं इसी तरीके से अब कंटिन्यूअस वीडियो डालता रहूँगा अपना ट्रिक्स के लिए। तो बाकी के ट्रिक्स को के लिए अपडेट होने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, है ना। हर अल्टरनेट डे पे आपको पूरी केमिस्ट्री के ट्रिक्स मिलेंगे और आप इनको किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए, गलत नहीं होंगे। अगर कहीं गलत होता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि सर ये क्वेश्चन यहाँ पे फेल हो रहा है, मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा, मैं उसको आपको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, ठीक है।